आप सब लोगों का फोकस फ्यूचर में स्वागत है। जैसा कि हम सब लोगों को ज्ञात होगा, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने घोषणा की है कि 17,000 पदों पर जल्दी भर्ती होने वाली है। तो उसका जीओ भी आएगा। तो अगर हम देखें तो उसमें बाल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो बाल विकास में हम महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। हम विस्तृत अध्ययन तो करते रह जाते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसके बारे में हम नहीं देख पाते, वो हमारा 1-2 नंबर खा जाता है। तो उसके बारे में जानेंगे। 10 से 12 मिनट की क्लास होने वाली है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि इसमें हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी पीरियड, शैशवावस्था। शैशवावस्था की विशेषताएं या विशेषताएं बोल दीजिए, ये बोल सकते हैं शैशवावस्था को किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट है सीखने का आदर्श काल। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल बोला जाता है। बालक इसमें बहुत तीव्र गति से सीखता है। देखा होगा आप सब लोगों ने, शैशवावस्था हमारे 0 से 5 वर्ष तक होती है। इसमें बालक बहुत सारे शब्दों को सीखता है, कुछ नैतिक मूल्यों को भी सीखता है। तो इसलिए हमें जरूरी होता है कि शैशवावस्था में बालक के अंदर अच्छे गुणों का विकास होना चाहिए, नैतिक मूल्य को सीखे, सबका आदर करना सीखे, क्योंकि जो चीज़ वो इसमें सीख जाएगा वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अगला भावी जीवन की आधारशिला का काल भी इसे कहा जाता है। शैशवावस्था में ही बालक अपने आने वाले जीवन के बारे में पता चलता है कि बालक कैसा निकलेगा, तीव्र बुद्धि के तीक्ष्ण बुद्धि, इसलिए इसे भावी जीवन की आधारशिला का काल भी कहा जाता है। तीसरा उपनाम में इसे सबसे महत्वपूर्ण काल बोला जाता है, क्योंकि इसी काल में बालक के अंदर क्या क्या नैतिक मूल्य का विकास होना चाहिए, तो वो सब इसी में सिखाया जाता है कि कौन से रिश्ते में किसको क्या बोलना चाहिए, वो सब आपका शैशवावस्था में बालक सीखता है। अनुकरण की अवस्था, जो बच्चा होगा वो इस अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति रहती है। अनुकरण का मतलब दूसरों को देखना, दूसरों को देखकर वही करना, देखकर करना। इस अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति रहती है। तीव्र विकास अवस्था, इसमें बालक का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। जानते हो कि जितना शैशवावस्था में बालक का विकास हो जाता है उतना पूरे जीवन काल में नहीं होता है। क्षणिक संवेग, बालक के अंदर जो संवेग, बालक क्या किसी भी वयस्क के अंदर 14 प्रकार के संवेग होते हैं, उसमें बालक के अंदर 4-5 प्रकार के जो संवेग होते हैं, जैसे कि मान के चलिएगा रोना, हंसना, क्रोधित होना, भूख लगना, प्यास लगना, ये उस संवेग में आ जाएगा। तो उसके अंदर क्या रहेगा, क्षणिक संवेग। मान लीजिए उसे कोई भी चीज चाहिए, मान लीजिए बालक को अगर भूख लग रही है तो उसे खाना तुरंत चाहिए। हम लोगों की तरह इंतजार नहीं कर सकता कि खाना बनने का, उसे खाना तुरंत चाहिए। उसका किसी मिठाई पे मन आ गया, उसे मिठाई तुरंत चाहिए। जब तक उसे वो चीज नहीं मिल जाएगी तब तक वो उसे पाने के प्रयासरत हेतु जिद करेगा। वस्तु स्थायित्व की अवस्था, जो जो वस्तु उसके पास होगी वो किसी से शेयर नहीं करना चाहेगा। आत्म प्रेम की अवस्था, बालक कभी नहीं चाहेगा कि उसे खुद को कोई भी चोट पहुंचे। दूसरे को लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद को नहीं लगनी चाहिए। इसके अंदर मतलब ये है कि उसके अंदर अपने आप से बहुत ज्यादा प्रेम होता है। समायोजन की अवस्था, जब बालक शैशवावस्था के अंतिम चरण में पहुंचता है, यह हम जानेंगे। जो पूर्व बालावस्था के बारे में पढ़ेंगे अभी। पूर्व बालावस्था के चरण में बालक के अंदर समायोजन की अवस्था देखने को मिलती है। बच्चा का दाखिला विद्यालय में कराया जाता है इस अवस्था में। तो बालक क्या करता है, अपने संवर्ग के बालकों के साथ उठना, खेलना, बोलना सीख जाता है। इसलिए इस काल को समायोजन की अवस्था ही बोला जाता है, लेकिन ये शुरुआत में देखने को नहीं मिलता। ये शैशवावस्था का अंतिम पड़ाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जानते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाल्यावस्था। सबसे पहले तो हम ये जान लें बाल्यावस्था होती क्या है। बाल्यावस्था होती क्या है? बाल्यावस्था हमारी 2 प्रकार की होती है। पहला है प्री चाइल्डहुड 3 से 6 वर्ष और पोस्ट चाइल्डहुड 9 से 12 वर्ष। अगर हम इसको समझें तो प्री चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था।
और पोस्ट चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था। तो प्री चाइल्डहुड 3 से 6 वर्ष की होती है। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं? पहली विशेषता इसमें है समस्या उम्र, प्रॉब्लम एज। दूसरी बाल्यावस्था इसमें देखने को मिलती है पूर्व प्राथमिक विद्यालय अवस्था। इस अवस्था में बालक जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय अवस्था का मतलब है जो प्राथमिक विद्यालय हमारे 1 से 5 तक होते हैं उनसे पहले की जो क्लासेज होती हैं, ये किंडरगार्टन पढ़ती में LKG, UKG या नर्सरी, उसमें बालक पढ़ना पसंद करते हैं या पढ़ाया जाता है जिससे कि वो प्राथमिक विद्यालय में आने के लिए तैयार हो सकें। प्री स्कूल एज भी बोला जाता है। इसी कारण इसे पूछताछ वाली अवस्था होती है। बालक के अंदर पूछताछ की प्रवृत्ति होती है कि बालक ये जानने की कोशिश करता है कि ये चीज़ है सो है, क्या है? पूछताछ वाली अवस्था, बड़ों से पूछने की कोशिश करेगा। इसलिए इसे आस्किंग एज भी बोलते हैं, अंग्रेजी में आस्किंग एज, पूछताछ वाली अवस्था को। हमसे बड़े जो लोग होंगे, जो बालक के माता पिता होंगे, बालक उनसे पूछना चाहेगा। खिलौनों की अवस्था, इसे खिलौनों की अवस्था भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि बालक खिलौनों से खेलना पसंद करता है। इसमें देखा होगा आपने प्री बाल्यावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे खिलौनों को पाने की जिद करते हैं। उसी प्रकार हमारा पोस्ट चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था है। इसमें बच्चे क्या करते हैं? अपने समवर्ग के बालकों के साथ गैंग का मतलब है समूह में रहने का प्रयास करते हैं, समूह में रहते हैं। प्राथमिक विद्यालय की अवस्था इसलिए बोला जाता है क्योंकि 5 या 6 वर्ष जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, 6 वर्ष के बाद ही विद्यालय का एडमिशन प्राथमिक विद्यालय में हो सकता है या किसी भी प्राइवेट विद्यालय में करना चाहिए। तो इसलिए इसे प्राथमिक विद्यालय की अवस्था बोला जाता है, स्कूल एज। खेल अवस्था इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप। खेल अवस्था का मतलब इसमें बालक खेलना पसंद करता है, खेलना। और ये खिलौनों की अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था तो खेल अवस्था हो गई और ये खिलौनों की अवस्था हो गई। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रश्न आता है कि जो पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था में ये देखने को मिलेगा कि अगर प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, खिलौनों की अवस्था किसे बोला जाता है, तो आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था, खिलौनों की। इसमें वो खिलौनों से खेलना पसंद करता है। अगर पूछा जाता है खेल अवस्था किसे बोलते हैं, तो आंसर होगा उत्तर बाल्यावस्था। खिलौनों से खेलना पसंद करेगा, यहाँ पर वो खुद खेलना चाहेगा। जो बच्चों के खेल होते हैं, कबड्डी, क्रिकेट, जो भी है, इसलिए इसे खेल अवस्था भी बोला जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो प्री और पोस्ट के बारे में, जो प्री बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड के बारे में हमने जाना। अब इन सबको कंबाइन करके एक बार देख लेते हैं। बाल्यावस्था में बच्चा जो हमारा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब ये बालक जो कुछ भी जानता है, देखता है, उसे तुरंत अपने से बड़ों के साथ या अपने मित्रों के साथ या अपने भाई बहनों के साथ कह देगा, संकोच नहीं करेगा, कोई भी बात संकोच नहीं करेगा। इसलिए उसके अंदर बहिर्मुखी व्यक्तित्व रहता है, अंतर्मुखी नहीं रहता। अनोखा काल, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बाल्यावस्था होता है उसे अनोखा काल बोला जाता है, यूनिक पीरियड। निर्माण काल, बाल्यावस्था में बच्चे का निर्माण होता है। बच्चे को क्या करना है, क्या बनना है, वो बाल्यावस्था में ही निर्माण होगा। वैचारिक क्रिया या तर्क शक्ति शुरू हो जाती है बालक के अंदर, बाल्यावस्था में तर्क शक्ति शुरू हो जाती है। अब जैसे कि सब लोग जानते हो, सब लोग बचपन में बच्चों को बताया जाता है कि चंदा हमारे मामा है। अब बालक जानने की कोशिश करता है चंदा को हम मामा क्यों बोलते हैं। ट्रेन के बारे में बताया जाता है, रेलगाड़ी पटरी पर ही क्यों चलती है, और भी बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती है ना, उसके बारे में वो तर्क करने लगता है, उसके अंदर तर्क शक्ति का विकास होने लगता है इस अवस्था में। टोली समूह की भावना, इसे ग्रुप एज बोलते हैं। ग्रुप एज, टोली समूह की भावना, मतलब इसमें बच्चा क्या करता है, अपने समूह में रहना शुरू कर देता है, अपने समूह के संवर्ग के बच्चों के साथ रहना वो पसंद करता है। खेल व खिलौनों की अवस्था, खेल की अवस्था प्री चाइल्डहुड, खिलौनों की अवस्था प्री चाइल्डहुड और खेल की अवस्था पोस्ट चाइल्डहुड। अब कंबाइंड करेंगे तो खेल व खिलौनों दोनों की आयु हमारी बाल्यावस्था के अंदर आ जाएगी।
तो खेल व खिलौनों की अवस्था होगा आपका बाल्यावस्था। मूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन का मतलब है, देखो चिंतन का मतलब कि उसके बारे में सोचना विचार करना, और मूर्त का मतलब है जो चीज हमें दिखती है उसके बारे में विचार करना। तो बच्चा क्या करेगा, जो चीज उसे दिखती है उसके बारे में विचार करेगा कि जो चीज वो देख पा रहा है। मान लीजिए पेड़ पर आम लटके हुए हैं तो कैसे तोड़े, तो सोचेगा पत्थर लेके आते हैं एक जो भी है उस पर मारेंगे तो आम गिरेगा टूट जाएगा, ये मूर्त चिंतन में आ जाएगा। तो जो चीज वो देख पाता है, जिसके बारे में वो जानता है, वो आपका मूर्त चिंतन में आ जाएगा। नए कौशलों एवं क्षमताओं का के विकास की वृद्धि का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्यों बालक इसमें नई नई स्किल्स और कैपेसिटी और जो विकास की वृद्धि का स्वर्णिम काल, मतलब ये चीजें वो सीखता है, नई नई स्किल्स सीखता है, साइकिल चलाना सीखता है, अपने क्षमताओं का प्रयोग कर पाता है, उसकी वृद्धि का स्वर्णिम काल बाल्यावस्था को बोला जाता है। आज्ञाकारिता का काल, क्योंकि इसमें बच्चे अपने बड़े बुजुर्ग या अपने अध्यापकों की आज्ञा का बहुत तीव्र गति से पालन करते हैं, इसलिए इसे आज्ञाकारिता का काल भी कहा जाता है, जो कि आपको शैशवावस्था में देखने को नहीं मिलता है। आज्ञाकारिता का काल बाल्यावस्था को बोला जाता है। अब हम जानते हैं एडोलसेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था की विशेषता, किशोरावस्था की विशेषता। तो पहला पॉइंट है संघर्ष की आयु। किशोरावस्था हमारा होता है 12 से 18 वर्ष के बालक को किशोरावस्था में माना जाता है। एक तरीके समझ लीजिए किशोरावस्था को टीन सेज बोलते हैं, टीन सेज मतलब जिस आयु में टीन्स आए वही हमारा किशोरावस्था हो जाएगा। जैसे कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो जिसमें टीन्स आए तो इसे टीन सेज इसलिए बोला जाता है कि 12 से 18 वर्ष तक रहता है, 12 से 18 वर्ष तक रहता है। तो 12 से 18 वर्ष में जितने भी बालक होंगे उन सब में टीन्स आपको देखने को मिलेगा। चाहे 13 साल का बालक 13 बोलेंगे, 14 बोलेंगे, इसलिए इसे टीन एज भी बोला जाता है किशोरावस्था को। एक डाउट है आपके अंदर, 19 में भी तो टीन आ रहा है, 19 एक्सपेक्शन है इसका, इसलिए इसे टीन एज बोला जाता है किशोरावस्था को। 19 में भी टीन्स आता है, और आपके अंदर प्रश्न ये बनता है सर आपने बोला कि इसे टीन एज बोला जाता है तो 19 में भी टीन आता है, तो किशोरावस्था 18 वर्ष तक है तो 19 वो उसमें क्यों नहीं आएगा, 19 किशोरावस्था में क्यों नहीं आएगा। 19 को आप समझ लीजिए एक्सपेक्शन है, ये एक्सपेक्शन है 19। 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 ईयर्स तक किशोरावस्था होती है, एडोलसेंस। 19 इसमें एक्सपेक्शन है, इसे टीन एज बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। संघर्ष की आयु, इसमें बच्चा बहुत ज्यादा संघर्ष करता है, अपनी पढ़ाई जिंदगी को बहुत ज्यादा संघर्ष करता है, संघर्ष आयु बोला जाता है। लिंग आयु, इस अवस्था में बच्चे के अंदर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा होना लगता है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा होने लगते हैं, इसलिए इसे विपरीत लिंग आयु भी बोला जाता है। समवयस्क समूह सदस्य, इसमें बालक क्या करते हैं कि जो अपने साथ के बालक हैं उनके साथ समूह बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। दल भक्ति का काल, दल भक्ति का काल, दल भक्ति नहीं है दल शक्ति, दल शक्ति है यहाँ पर, दल शक्ति का काल। दल शक्ति का काल, बच्चे क्या करते हैं अपना अपना दल बनाते हैं, तो इसके अंदर बच्चे के अंदर थोड़ा तनाव की अवस्था भी इसमें देखने को मिलती है, तो बालक अपना अपना दल बनाकर मारपीट भी इसमें करते हैं, तो अपने अपने दल के अंदर शक्ति को दर्शाने का प्रयास करते हैं, इसलिए दल शक्ति का काल बोला जाता है। एक तरीके से ये समवयस्क समूह सदस्य की तरह ही है। उलझन का काल, बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है इसमें कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, कि हाई स्कूल की है तो मैथ लेना है कि साइंस लेना है कि क्या लेना है, तो इसके अंदर उलझन रहती है। स्टडी से ही रिलेटिव नहीं है, और भी जिंदगी में रहती है उलझन इसके अंदर, कि उसे कहाँ पढ़ना है, क्या करना है, किस प्रकार से। बहुत से देखे होंगे आप लोगों ने, बहुत से बच्चे किशोरावस्था में कमाना शुरू कर देते हैं, क्यों कारण ये कि उनके जो पारिवारिक आय काफ़ी कम होती है, बिल्कुल नहीं होती है। अगर वो नहीं कमाएंगे
तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? तो इस कारण बहुत से बच्चे इस अवस्था में पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, पढ़ना चाहते हुए भी। स्वर्ण काल बोला जाता है इसे, गोल्डन पीरियड। किशोरावस्था में बालक मिट्टी के कच्चे घड़े की भांति होते हैं, जिन्हें कुम्हार जैसा चाहे वैसा मोड़ सकता है, इसलिए इसे स्वर्ण काल बोला जाता है। बसंत ऋतु का काल, बसंत ऋतु साल में एक बार आती है, तो उसी भांति बच्चे भी, बच्चों के लिए जिंदगी में ये काल बसंत ऋतु के समान होता है। बच्चा जैसा अपने भविष्य को आगे बढ़ाएगा वैसा ही वो प्राप्त करेगा। बच्चों की जिंदगी में किशोरावस्था भी एक बार आता है। सामाजिक स्वीकृति का काल, बालक समाज में जानने लगता है, समझने लगता है कि समाज में कौन हमारा क्या है, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, किससे प्रेम भाव रखनी चाहिए, किससे कटुता रखनी चाहिए। संवेगात्मक परिवर्तन, उसके अंदर संवेगात्मक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था, बाल अवस्था में बालक को जो वस्तु चाहिए होती है उसके लिए क्रोध करना, रोना प्रारंभ कर देगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर उसके पारिवारिक हालत ठीक नहीं है तो बच्चा उसे इग्नोर भी कर सकता है कि हम उसके बिना भी रह लेंगे। तो इस प्रकार का संवेग उसके अंदर परिवर्तन होने लगता है। बच्चे को भूख चाहिए तो खाना, भूख लग रही है तो खाना चाहिए तो थोड़ा कंट्रोल कर सकता है, थोड़ा कंट्रोल कर सकता है खाना बनने का, जो कि शैशवावस्था में नहीं था। बच्चे को अगर भूख लग रही है तो उसे खाना तुरंत चाहिए, मिठाई चाहिए शैशवावस्था या बाल्यावस्था में तो उसे तुरंत चाहिए, उसे कंट्रोल नहीं करना है। जबकि ये कंट्रोल कर सकता है। तो ये संवेगात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। संक्रमण काल, संक्रमण काल इसलिए बोला जाता है कि बाल्यावस्था से बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ट्रांसमिशन पीरियड, क्यों उसका ट्रांसमिशन हो जाता है उसका बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, और वो किशोरावस्था की जो आयु है, जो अंतिम आयु है, किशोरावस्था की अंतिम आयु 18, उसमें युवावस्था का प्रारंभ भी है। तो कुछ कुछ किशोरावस्था के लक्षण कुछ युवावस्था से मिलते हैं अंतिम पड़ाव के, इसलिए इसे संक्रमण काल बोला जाता है। आत्मसम्मान का काल, बच्चा चाहता है उसकी इज्जत हो, अगर इज्जत नहीं होगी ना तो उसे उसके अंदर तीक्ष्ण संवेग पैदा होगा, क्रोधित भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, लड़ाई दंगा भी हो सकता है। अगर उसकी इज्जत नहीं हो, सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए उसकी और उसके परिवार की, ये प्रवृत्ति बहुत तीव्र गति से होती है उसके अंदर। अस्थिरता का काल, अस्थिरता का काल, अनस्टेबिलिटी पीरियड, इससे इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि बालक एक चीज में स्थिर नहीं रह सकता, वो अपने वैचारिक या तर्क शक्ति द्वारा ही अपना भविष्य का निर्माण करना चाहता है। अगर वो एक तरीके से जो हमने पहले पढ़ा था उलझन वाला, उसी के अंदर उससे रिलेटिव है ये अस्थिरता, क्योंकि इसके अंदर उसके अंदर स्थिरता नहीं होती। मान लीजिए एक तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए कोई 16 साल का बालक है या उसने हाई स्कूल कर रखी है, तो 10 लोग उसके अंदर ये बोलेंगे कि आप मैथ लीजिए, 10 लोग बोलेंगे साइंस लीजिए, 10 लोग बोलेंगे कि आप एक काम करिएगा आर्ट्स साइड लीजिए, तो वो एक बात में स्थिर नहीं रह पाएगा। तो इसलिए इसे अस्थिरता का काल भी बोला जाता है, एक तरीके से उलझन का काल। दोनों बात एक ही है, अलग नहीं है। बस मेरा मोटिव यही था यहाँ पर बताने का कि मैं लिख दूँ यहाँ पर उलझन का काल और प्रश्न आ जाए अस्थिरता का काल, तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा आप लोगों के अंदर। सर ने अस्थिरता के बारे में तो कुछ बताया नहीं। अगला काम भावना की परिपक्वता, जैसा कि मैंने आपको बताया था विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जब पैदा होगा तो काम भावना की परिपक्वता भी पैदा होगी, काम भावना का आकर्षण होगा उसके अंदर, काम भावना की परिपक्वता भी पैदा होगी उसके अंदर, क्योंकि उसका विशेष कारण है विपरीत लिंग आकर्षण उसके अंदर पैदा होता है। कल्पना की आयु, बालक कल्पना करने लगता है, इमेजिनेशन कर सकता है। और एक बात और, जैसे कि मैंने आपको बाल्यावस्था में बताया था मूर्ति चिंतन, इसमें बालक मूर्ति चिंतन करता है बाल्यावस्था में। उसी प्रकार जो हमारे किशोरावस्था में उसमें बालक अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अमूर्त चिंतन का मतलब जो चीजें वो देख नहीं पाता उनके बारे में वो विचार करना प्रारंभ कर देता है।
इसलिए जो पाठ्यक्रम रखा जाता है 12th लेवल का या हाई स्कूल लेवल का, उसमें अमूर्त चिंतन वाली चीजें होती हैं कि मानो कि हमने बच्चों की संख्या x मान ली, x टाइप के क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो देखे नहीं है वो भी आपको उसके भी प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो हमने देखी है नहीं। जब देखे नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसकी कल्पना ही तो करेंगे, उसके हिसाब से हम उसे कर पाएंगे। तो ये आपका अमूर्त चिंतन में आ गया। धार्मिक भावों का उदय, बच्चा होगा अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने अपने विचारों का उत्पन्न करेगा, उत्पत्ति होगी विचारों की, धार्मिक भाव उसके अंदर उत्पन्न होंगे, पूजा में विश्वास करेगा, पूजा करेगा। तो ये धार्मिक भावों मतलब रिलीजन से संबंधित जो भी है वो धार्मिक भावों का उदय उसमें आ जाएगा। अमूर्त चिंतन की आयु, मैंने आपको पहले बता दिया, अमूर्त चिंतन की आयु किशोरावस्था को बोला जाता है। विद्रोह की भावना का विकास, किशोरावस्था मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिट्टी के घड़े के समान होता है, उसे कुम्हार जैसे चाहे वैसे मोड़ सकता है, जो चाहे उसका वो आकार बना सकता है गीली मिट्टी के समान। तो इसके अंदर अगर उसे कोई भड़काने वाला तत्व मिल जाए तो उसके अंदर विद्रोह की भावना का भी विकास हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हमारा जो किशोर है वो शिक्षित हो, वो समझ सके। किशोरावस्था का सीखना इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सहयोग की भावना का विकास, इसके अंदर जो किशोरावस्था उसके अंदर सहयोग की भावना बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे का सहयोग करना पसंद करते हैं। अवस्था और किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं?